हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, उस थ्योरम क्या होता है, उसके क्लैम्पटन ने कैसे वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई करके दिखाया आपको बर्नौलीज थ्योरम। टुडे वी will study about the venturimeter. Venturimeter is what? It's just one of the applications of Bernoulli's theorem. ये जो वेंचुरीमीटर है एक तरीके का मीटर है, एक तरीके का पैमाना है जो एक्चुअली में किस चीज को बताता है बेटा यहाँ पे by using this venturimeter you can calculate the rate of fluid flowing. आगे बात यहाँ पर समझ, किसी पाइप में बहते हुए लिक्विड के प्रवाह की दर, दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड या फ्लूइड फ्लोइंग जो उस पाइप के अंदर बह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको इसके किस रफ्तार से, यानी कि रेट ऑब्वियसली यहाँ पर रेट की बात करें यहाँ पर तो वो समय के साथ आप बताएंगे कि इतने समय में इतना लिक्विड जो है वो फ्लो हो जाता है, इतने समय में इतना लिक्विड फ्लो हो जाता है, मतलब दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप। आगे बात यहाँ पर समझिए, आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वेंचुरीमीटर, और जो किस पर बेस्ड है, जो किस पर बेस्ड है, बर्नौलीज पर बेस्ड है, and that's why it's come under the application of Bernoulli's theorem. कैसे इस पर Bernoulli's theorem अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो ये जो आपको कैलकुलेट करने का या डिटरमाइन करने का जो एक्सप्रेशन आपको देगा, किसको डिटरमाइन करने का, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इनसाइड पाइप। आज यहाँ पर आपको समझ, इसके लिए वो एक एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइड कराएगा और उस एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हैं, जो डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, उन्हें आप सब्सटीट्यूट करके उस एक्सप्रेशंस पे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अपना क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो जो एक्सप्रेशन है उसे जब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, उस दौरान हम बर्नौलीज थ्योरम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली एंड दैट्स व्हाई। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कहने का बड़ा खतरनाक सा आपको दिख रहा है, खतरनाक नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। एक भी जो है वो आपके पास क्या हुई, हॉरिजॉन्टल पाइप, एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, जिसकी आपको क्या निकालना है, जिसके लिए आपको रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग निकालनी है। आगे बात यहाँ पर समझ, तो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, इसके भी हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, जिसके लिए आपको रेट निकालना है। ठीक है, जिसकी स्पीड ऑफ रेट ऑफ स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे समझ लीजिए वही लिक्विड उस पाइप में भरा है, वो पाइप है हॉरिजॉन्टल पाइप है ए बी। अब ये दो जो आप देते हैं एम और एन, ये दो क्या यहाँ पर अलग पाइप है, जो कि एक्चुअली में इस पाइप ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लगाए गए हैं, परपेंडिकुलर या वर्टिकल लगाए गए हैं। एम कोई पाइप है, ठीक है, एन कोई दूसरा पाइप है, और इन दोनों पाइप को क्या कर दिया गया है, उसी हॉरिजॉन्टल पाइप ए बी के कुछ दूरी सेक्शंस पर क्या कर दिया गया है, वर्टिकली लगा दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ आपको इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम आपके सामने देख लीजिए आप यहाँ पर और कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है। सेक्शन सी जो है वो कैसा है, जो सेक्शन सी, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी कैसा सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल पाइप ए बी का नैरो पार्ट है। कैसा पार्ट है, संकीर्ण, एकदम सकरा वाला हिस्सा है, पाइप पूरा हॉरिजॉन्टल है। आई एम कंप्लीटली एग्री विद दिस, बट आपका जो एक पाइप का एक बीच वाला जो हिस्सा है वो कैसा सकरा है, हमको पूरा पाइप कैसे यहाँ पर चौड़ा और बीच वाला हिस्सा कैसा सकरा दैट मींस संकीर्ण नैरो और जिसको पढ़ सकते हैं, जिसकी देखने से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, जिसको हमने सेक्शन सी डिक्लेयर किया है। और कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखना समझना ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीटली बेसिकली यहाँ पर कुछ खास नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस हिस्से से एंटर होने वाले लिक्विड की स्पीड क्या सपोज की हमने, v1 सपोज की, स्पीड या वेलोसिटी क्या सपोज की हमने, v1 सपोज की है। जबकि इस हिस्से पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ये हिस्सा कैसा चौड़ा एज कंपेयर टू दिस पार्ट, एज कंपेयर टू दिस सेक्शन सी, तो इस हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, तो इसका कंसीडर कर लीजिए A2। यदि इस हिस्से से एंटर होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी v1 सपोज करें तो इसके लिए v2 कंसीडर कर लीजिए। ये बेसिक कंसीडरेशन है जो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जब आप वर्किंग देखेंगे और जब आप एक्चुअली में एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स के लिए इन सपोजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम देखेंगे इसकी वर्किंग और देन फाइनल एक्सप्रेशंस कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है वो। ठीक है, ओके, बाय द कंक्लूजन ऑफ बर्नौलीज आप जानते हैं क्या, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर और कहीं ना कहीं वेलोसिटीज के बीच आप रिलेशन जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं यहाँ पे कंक्लूजन पर जब आप आए थे। ठीक, we now that pressure is inversely related to
कैसे? बाय द कंक्लूजन ऑफ बर्नौली। अब आप देख सकते हैं हम दो सेक्शन पर बात करेंगे, हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है बेटा? 3, ए बी और सी, सॉरी ए सी और बी। अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखा उस पर, तो हम बात करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन सी पर बात करें यहाँ पे। देखिए पाइप आपका कैसा है? हॉरिजॉन्टल, इस बात में कोई शक नहीं यहाँ पे, लेकिन सेक्शन ए के कंपेयर में सेक्शन सी कैसा? नैरो। एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोनों साइड से जो प्रेशर वर्क करेगा, दोनों हिस्से पर जो प्रेशर वर्क करेगा वो अलग अलग होगा। प्रेशर डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे, कौन सा हाई और कौन सा लो है, समझ में आया? मैंने यहाँ पर लिखा है P1 इज ग्रेटर देन P2। इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक्शन ए पर लो प्रेशर वर्क करेगा एज कंपेयर टू सेक्शन सी। सेक्शन सी पर क्या हो रहा है? सॉरी P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा क्या? हाँ, सेक्शन सी के कंपेयर स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? A low pressure works on liquid from section C as compared to what? The pressure works on liquid from section A। ठीक है, यहाँ पर दैट्स कंपेयर टू, यदि हम कंपेयर करें किससे? किस पर प्रेशर से वर्क करें हम? यदि सेक्शन सी पर प्रेशर के ऊपर बात करें, या फिर सेक्शन सी से निकलने वाले पानी के प्रेशर पर बात करें, तो उससे क्या होगा? लो प्रेशर पर पानी निकलेगा, ऐसा निकलेगा लो प्रेशर पर, क्योंकि सेक्शन सी पर लो प्रेशर वर्क करेगा एज कंपेयर टू सेक्शन ए। एंड दैट्स व्हाई क्या होगा यहाँ पर आपका? P1 इज ग्रेटर देन P2 हो गया। यहाँ पर सेक्शन ए चूंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो उस पर से हाई प्रेशर वर्क करेगा। उस पर कैसा प्रेशर वर्क करेगा बेटा? हाई प्रेशर यहाँ पर आपका वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? तो P1 इज ग्रेटर देन व्हाट? P1 इज ग्रेटर देन P2। ये आपको समझ में? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बाय द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी आप दोनों सेक्शन पर अप्लाई करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। जबकि सेक्शन ए पर एरिया ऑफ सेक्शन ए वन है और उससे बाहर निकलने वाली लिक्विड या एंटर होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी क्या भी है, वही सेक्शन सी पर पहुंचते तक वो सेक्शन सी जो कि नैरो एज कंपेयर टू सेक्शन ए है ना, और जिस पर एरिया ऑफ सेक्शन हमने A2 सपोज किया था यहाँ पर, और जिससे रिलीज होने वाले हमने लिक्विड के लिए वेलोसिटी V2 सपोज किया है, उस पर जब हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हम जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? A2 V2। तो यहाँ से आप A1 बाय A2 का रेशियो आपको क्या मिल जाता है? V2 बाय V1 के इक्वल्स मिलता है। हमने ऐसा क्यों किया? आने वाले मैथ्स में जब हमको क्या मिलेगा? V2 बाय V1 का रेशियो मिलेगा, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस रेशियो A1 बाय A2 से। और ऐसा हम करेंगे आगे, ऐसा हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप देख सकते हैं, अभी आप इसे इक्वेशन नंबर 1 खोल के रेस्ट पोजीशन में डाल दीजिए। ओके, अब आप आ जाइए, अब आप देख सकते हैं सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, पाइप जो हॉरिजॉन्टली होता है ना, तो जो उसकी पृथ्वी के सरफेस से हाइट है वो इक्वल हो जाती है। तो हाइट को लेकर जो दोनों सेक्शंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस में पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंसेस था वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स अब आपका जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वो सम ऑफ द टोटल एनर्जी से हमारा मतलब था प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ से रिड्यूस हो जाती है। तो बर्नौलीज थ्योरम कैसा हो जाता है? पर विदाउट पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रेशर वर्क कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है इस पर, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को वर्क नहीं करेगी, पाइप हॉरिजॉन्टल है, जिसमें आपको पहले भी बता दिया। तो आपको कंटिन्यू होना है किसके साथ? उसी एक इंपॉर्टेंट केस के साथ जो मैंने आपको बताया था, दैट मींस व्हेन योर पाइप इज हॉरिजॉन्टल, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाता है बर्नौलीज का, और चूंकि बर्नौलीज के थ्योरम के साथ आप कंटिन्यू हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स व्हाट दिस सेंटीमीटर इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। हमारे पास समझ लीजिए बर्नौलीज के साथ में वापस कंटिन्यू हो रही है, ये ना बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप कुछ अरेंजमेंट करेंगे, दैट मींस प्रेशर्स को एक तरफ अरेंज कर दिया और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको एक तरफ अरेंज कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी से मैं हाफ जी को क्या कर देती हूँ? d/2 को क्या कर देती हूँ? कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पे बाहर कर देती हूँ, और ऐसा करने के बाद मैं क्या कर देती हूँ? जो बचा हुआ छोटा मैं यहाँ पर दोनों टर्म से क्या कर देती हूँ? V1 स्क्वायर को बाहर किया, तो पहले टर्म से क्या बचेगा? मल्टीप्लायर V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर, और दूसरे से क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा? हो, बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, कुछ ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको रेशियो क्या दिख रहा है? V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। मैंने बताया था V2 बाय V1 को हम आगे जाके क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? A1 बाय A2 सब्स्टिट्यूट करके उसको कहीं ना कहीं कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे, वेलोसिटी को कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे, और हमारा एक्सप्रेशन किस पर डिपेंडेंट हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। इस ओवरऑल रेशियो में हम रिप्लेस कर सकते हैं जिससे A1 बाय A2 आगे बढ़ने पर आपको समझ, तो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर तैयार हो जाएगा, और उसके साथ हम फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं फिर
ओके, चलिए कहाँ पे थे हम, हमने क्या निकल लिया था बेटा यहाँ पर, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। इसको हमने क्या कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, नथिंग एल्स, मैंने यहाँ पर क्या किया, बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू मैं क्या कर देती हूँ, v2 बाय v1 को रिप्लेस कर देती हूँ a1 बाय a2 से, और वही काम मैंने यहाँ पर किया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल के रेसिप्रोकेशन में डाल दिया। सेकंड थिंग इज व्हाट इफ द प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द लेयर ऑफ द फील्ड लिक्विड इन पाइप्स एंड याद होगा आपको, ए भी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पाइप थी उसमें मैंने क्या किया था, एक हिस्से पर पाइप एम, ठीक है, और दूसरे हिस्से पर क्या किया था मैंने, कुछ दूरी पर दूसरा पाइप एम, ये दो पाइप एम एन मैंने क्या किए थे, वर्टिकली फिक्स्ड किए थे, और जिसमें भरे हुए लिक्विड का जो लिक्विड थी यहाँ पर, भरे हुए लिक्विड्स की जो लेयर थी यहाँ पर, उसमें आप देख सकते थे यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंसेस था। वो डिफरेंसेस मैंने ऐड सब कुछ किया, तो उस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये थे उनकी उन वर्टिकल पाइप एमन में भरे हुए लिक्विड्स की लेयर के पीछे जो डिफरेंसेस एच का था, उन लेयर्स के बीच डिफरेंसेस एच का जो मैंने डायग्राम में हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे, यदि वो डिफरेंसेस एच है देन प्रेशर डिफरेंसेस क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, उन पाइप्स के टर्मिनल्स पर वर्क करने वाले प्रेशर्स में प्रेशर डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंसेस कितना हो जाएगा यहाँ पर पे, एच डी जी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रेशर डिफरेंसेस है ना, प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर्स ऑन डेप्थ, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर पे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच डी जी कैसे हुआ, ये प्रेशर डिफरेंसेस कैसे आया, यहाँ पर पे एच के यहाँ पर पे, एच के यहाँ पर पे, उन दोनों भरी हुई लेयर्स के बीच में क्या है यहाँ पर पे, डिफरेंसेस, ठीक है। डी तो आपको पता ही है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जो कि फीड है एक्चुअली में जो उस नली में फ्लो है, और जी यहाँ पर पे ग्रेविटी है, तो ये आपका प्रेशर डिफरेंसेस एट द टाइम वर्क करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, इस प्रेशर डिफरेंसेस से बैलेंस कर दीजिए, दैट मींस P1 माइनस P2 को रिप्लेस कर दीजिए एच dg से, तो अगेन कंटिन्यू विद द सेम इक्वेशन नंबर 2, बस आपने क्या किया, P1 माइनस P2 दैट मींस इस प्रेशर डिफरेंसेस के वैल्यू क्या रख दी, एच dg, where h is what, this is the differences of the height of fluid liquid बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एच dg। अब आपको करना है कि यहाँ पर आप बहुत बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब आपको रेट मिलने ही वाला है, रेट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड जो है वो आपको पता चलने ही वाला है। कैसे, तो सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे, जैसे आप एच डी जी रखते हैं दोनों साइड से कॉमन मल्टीप्लाई डी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, दैट मींस कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप देखिए डी हट चुका है पूरी तरह से, डी हटने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पर, और क्या किया जा सकता है, बेसिकली मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कुछ इस फॉर्मेट मांगा और कुछ यहाँ पर एलसीएम लिया तो कुछ फॉर्मेट मांगा यहाँ पर। अब आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, टारगेट आपका क्या है, वेलोसिटी निकालने का है, ठीक है। अब आप सोचेंगे वेलोसिटी क्यों, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप निकालें वेलोसिटी v1, तो वेलोसिटी v1 जब आप निकालते हैं, क्योंकि एक ही वेलोसिटी बची, पहले दो थी, तो मैंने क्या कर दिया था, चूंकि मैंने v2 बाय v1 को रिप्लेस कर दिया है a1 बाय a2 एंड दैट्स व्हाई कि अब वॉल्यूम एक ही बच रही है, सॉरी एक ही वेलोसिटी बच रही है v1, तो पहले तो आप v1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ चीजों को रिप्लेस किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसा मुझे मिल जाता है, क्या हो जाता है, राइट से 2a2 स्क्वायर क्या हो जाता है, लेफ्ट में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, और राइट का जो न्यूमरेटर है वो उधर जाके क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चल देता है। तो ये आपको समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से v1 स्क्वायर का ये एक्सप्रेशन मिला, ये v1 स्क्वायर का है, मुझे v1 का चाहिए, आप क्या कर लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको v1 स्क्वायर का ये कुछ एक्सप्रेशन पता चल जाता है। अब v1 के साथ आप a1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, खाली बात यहाँ पर समझ, दैट मींस मैं आगे बताऊंगी कैसे मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर आपको क्या कर दीजिए, आप a1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट में क्या दिया जाएगा यहाँ पर a1 v1 दिया जाएगा, ठीक है। अब ये a1 v1 क्या चीज है यहाँ पर एरिया इनटू व्हाट, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी इज द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो कुछ समय में तय की दूरी है, तो ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर वॉल्यूम कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कहलाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर बेटा, यही वॉल्यूम आपकी एक्चुअली में रेट कहलाती है, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग कहलाता है। आज बात आप लोगों को समझ, अब आपके ऊपर है कि आप इस वॉल्यूम को कैपिटल क्यू सपोज कर लीजिए या जो भी आपके बुक में सपोज किया है वो सपोज कर लीजिए, और इसे हम क्या करते हैं, रेट करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग करते हैं। आज बात समझ, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग का है, समझ में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन में आपने देखा, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करते वक्त आपने देखा कि बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई हुआ है, बर्नौली मतलब इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी तो आएगा ही आएगा, हरी बंदा पर समझ, चूंकि बर्नौली अप्लाई हुआ एंड दैट्स व्हाई बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है,
इस वजह से ये क्या है, वन ऑफ द एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आता है कन्वेंट्रीमीटर। तो बाय दिस एक्सप्रेशन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बहते हुए लिक्विड्स की स्पीड, रेट ऑफ स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बात समझ आ रहा है, यहाँ पर समझ देखिए इस एक्सप्रेशन की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर है, इन सारी चीजों पर है। दैट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है, हाइट पर यहाँ पर मतलब दोनों वर्टिकल पाइप में किस हाइट तक लिक्विड भरा जा रहा है, और हाइट डिफरेंसेस जो होगा यहाँ पर उस पर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, उसकी वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब उसके साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। यदि मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट करूं तो क्यू क्या मिल जाता है, इनवर्स रिलेटेड टू व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ x, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ x, तो कहीं ना कहीं उसके वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाता है। आगे बात समझ में क्या आने की कोशिश कर रही हूँ, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके काफी सारे न्यूमेरिक्स यहाँ पर तैयार होते हैं बेटा, और आई मेक श्योर न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। ये जो मैंने लिखा है q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग है यहाँ पर इसके ज्यादा होने पर जो वर्टिकल पाइप है उस वर्टिकल पाइप में जो वर्टिकल पाइप में भरे लिक्विड्स को लेकर के जो हाइट है वो हाइट भी तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको देखना ये आपके न्यूमेरिक किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये डायरेक्ट पेपर में आया जरूरी नहीं है। ये एक्सप्रेशन पर मैं बार बार जोर दे देती हूँ, या कोई एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद मैं क्यों उसके लिए बोलती हूँ स्पेसिफिक केसेस पढ़िए, क्योंकि उससे कई सारे न्यूमेरिक्स तैयार होते हैं। होप आप इस पर वर्क करेंगे और इस एक्सप्रेशन को दिमाग में बैठा लेंगे, है ना। अब यदि आपके पास क्वेश्चन में कोई किसी न्यूमेरिक में a1 a2 और h आपको यदि प्रोवाइडेड है तो आप इन वैल्यूज को, उस प्रोवाइडिंग वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में रखकर आप क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तब आप उस पाइप में बहने वाले लिक्विड की स्पीड या रेट ऑफ स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड या फ्लूइड फ्लोइंग जैसे भी आपको बोला आप उसकी रेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैथ्स आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शर्तें क्या है, एक्सप्रेशन की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है और हाइट पर है। बाकी चीजें सभी को पता है, ग्रेविटी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इन तीन चीजों पर है। ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइडेड होती हैं तो आप मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं और आप न्यूमेरिक्स के साथ डील कर लेते हैं। होप आज की क्लासेस ओवर करती हूँ, होप आप लोगों को समझ आया होगा।